अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। के पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। वक्फ का नया कानून आ गया, देश में प्रभावी हो गया। अब ये जिम्मेदारी राज्यों की है कि वो अपने यहाँ के जो वक्फ की नियमावलियाँ हैं उनमें किस केंद्रीय कानून के अनुरूप अनुसार फेरबदल करें। उत्तर प्रदेश ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया। ये एक तरह का मानक कानून हो गया केंद्र का। राज्यों को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वक्फ को संचालित करने के लिए, उन नियमों में इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये केंद्र का कानून क्या कहता है। यानी ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। अब जब से कानून पास हो गया, या यूं कह लीजिए कि पुराने वक्फ कानून में संशोधन संसद से पारित हो गए, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, प्रभाव में आ गए, उसके बाद से एक दौड़ शुरू हो गई विपक्षी दलों के बीच में। मुस्लिम तंजीमों में दौड़ है, वो अलग विषय है, वही वो तो है, इसलिए इसी काम के लिए है कि मामला प्रदर्शन से निपटे तो प्रदर्शन करो, अदालत जाने से निपटे तो अदालत जाओ। लेकिन अब राजनीतिक दलों में भी होड़ हो गई कि वक्फ कानून के खिलाफ अदालत कौन जाएगा जल्दी। तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जल्दी दिखाई, और जब ये कानून प्रभाव में आया भी नहीं था, राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति भी इसको नहीं मिली थी, कांग्रेस तभी चली गई अदालत में। जब कांग्रेस अदालत में चली गई तो तत्काल प्रभाव से हैदराबाद वाले ओवैसी भी भागे। अरे बोले तो भाई हम पीछे रह गए, जल्दी पहुंचो। और उसके बाद भगदड़ मच गई। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से भी अपना एक चेहरा उतार दिया सुप्रीम कोर्ट में, इमरान प्रतापगढ़ी। लालू प्रसाद जी के बेटे ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आरजेडी सुप्रीम कोर्ट जा रही है। स्टालिन साहब की डीएमके इस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर चुकी है पिटीशन। ममता जी की टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जा रही है। केवल उद्धव ठाकरे की पार्टी है इंडिया गठबंधन में जिसने साफ कहा कि हम अब वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। राज्यसभा लोकसभा में हमने विरोध कर लिया, इस कानून का पास हो गया तो अब हमने इस किताब को बंद कर दिया। लेकिन जिस राज्य में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं और जिस राज्य में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जिनमें अनियमितताएं हैं, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ा कहता है कि शायद 78 या 72% संपत्तियां ऐसी हैं जो राजस्व विभाग में, राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है, और वक्फ वालों ने अपने रजिस्टर में लिख लिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। उस प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अभी इस मामले पर कोई सार्वजनिक
मुद्रा नहीं ले पाई। ना तो सपा ने ये कहा कि हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरह, और ना सपा की ओर से कोई सुप्रीम कोर्ट गया अभी तक। जबकि सपा के लिए तो सबसे सहूलियत ये थी कि कपिल सिब्बल जी उनके ही सहयोग, समर्थन और सद्भाव से राज्यसभा गए, और कपिल सिब्बल से अच्छा मुकदमाबाज कौन। लेकिन अभी अखिलेश जी ने निर्णय नहीं लिया। क्या समाजवादी पार्टी में कोई दुविधा है कि भाई अदालत जाए कि नहीं जाए? लेकिन जिस ढंग के राजनीतिक समीकरण है उत्तर प्रदेश में, उसमें लगता था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से भी पहले जाके सुप्रीम कोर्ट की कुंडी खटखटाएगी, लेकिन अभी तक नहीं खटखटाई। क्यों? कोई वजह होगी। और दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है, जिलाध्यक्षों को बुला के दिल्ली में, जिस बैठक में खुद खड़गे जी, राहुल जी, वेणुगोपाल, उस बैठक में जिलाध्यक्षों से खड़गे जी ने कहा कि भैया कुछ मेहनत कर लो, कमर कस लो, कहाँ तक ये गठबंधन की राजनीति में चलेंगे हम लोग, आप लोग मेहनत करो ताकि अकेले चलें। ये संदेश क्या है? और वो जिलाध्यक्षों से कहा जा रहा है सीधे ग्रास रूट लेवल पर। क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार में अकेले चलना चाहती है? राहुल गांधी आज बिहार में यात्रा पर भी निकले हैं कन्हैया के साथ। तो दो स्थितियां, दो समीकरण। क्या वक्फ को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाने में होड़ मची है एक, और लेकिन जब सारे विपक्षी दलों के बीच में होड़ है तो समाजवादी पार्टी ने अपने को उस होड़ से अलग क्यों रखा फिलहाल? और दूसरा, क्या कांग्रेस हिंदी पट्टी में खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में गठबंधन से बाहर आकर चुनाव लड़ने का मन बना रही है? ये दो बड़े विषय हैं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। वक्फ बिल पास होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि देश का सियासी मिजाज अब क्या करवट लेगा। मोदी सरकार ने अपने एक्शन प्लान से बीजेपी के लिए तो लाइन खींच दी, लेकिन विपक्षी खेमे में अब नई खलबली दिख रही है, और इसी खलबली में देखी गई है एक रेस। वक्फ बिल के विरोध की रेस में सबसे पहले कांग्रेस ने अदालत में दी दस्तक। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इसे चुनौती देते हुए न्यायालय में याचिका दायर की है। हमने पार्लियामेंट में, हमने और जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या अपोजिशन के तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें, गैर कानूनी काम कर लें और हम लोग चैलेंज भी ना करें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी, और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। वक्फ बिल की विसात पर भले ही सोनिया, राहुल, प्रियंका ने पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोला, लेकिन खड़गे से लेकर गोगोई तक सभी मजबूती से डटे दिखे। अब मुस्लिम वोटों के गणित में इमरान मसूद से लेकर इमरान प्रताप गढ़ी तक मोर्चे पर लगाए गए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में अगुवा बने रहें या गठबंधन में नहीं रहने के लिए भी कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों के बड़े जलसे में अपने जज्बातों को लहराते हुए कहा कि पहले कुछ बड़ा कमाल तो करके दिखाओ। इधर कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। मुस्लिम मुद्दों के लिए मुखर रहने वाले ओवैसी ने भी याचिका दाखिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस दंगल में कूद गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी
वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वाकई कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को चिंता है देश के मुसलमानों के लिए, अगर उनको वोट बैंक नहीं समझते हैं तो वक्फ का इतना बड़ा संशोधन बिल आया जिसको रोज अभी भी कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की जमीन को ले लेगी और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी लोकसभा में, इतने ऐतिहासिक बिल पे उनको क्या चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? कम से कम देश में बदअमनी न फैलाएं, जैसे जंतर मंतर पे किया, उसके बाद पटना में किया, अब काली पट्टी बांधने को कहा। कोर्ट में जाएं, कोर्ट का फैसला सबको मंजूर होगा, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन आज ये जो कानून बना है वक्फ संशोधन, ये विधि सम्मत है। अब वक्फ की बिसात पर विपक्ष में चले जा रहे इस दांव ने दंगल सजाया तो सबकी नजरें अखिलेश यादव पर जा टिकी हैं। सवाल उठ रहा है कि तमाम मुस्लिम सांसद वाली समाजवादी पार्टी अब इस मुद्दे पर क्या रुख लेगी, क्योंकि जंतर मंतर पर तो सपा नेताओं ने खूब जोश दिखाया था। पूरी तरह असंवैधानिक है, संविधान की अनदेखी करके गवर्नमेंट ने बनाया है। जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर सबसे हटाने के लिए सब हुआ है, लेकिन न्यायालय में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा, मेरा भरोसा। बहरहाल वक्फ बिल पास होने के बाद विपक्ष और खासकर इंडिया गठबंधन वाले खेमे में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। आरजेडी और टीएमसी ने भी वक्फ बिल के खिलाफ बिगुल बजाया है। वहीं वक्फ के कलेश और मुस्लिम वोटों की रेस में ओवैसी और कांग्रेस तेज दौड़े हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या करेंगे अखिलेश। सवाल यह भी है कि कांग्रेस ने जो जिला अध्यक्षों को दिया है संदेश, उसके मायने क्या हैं? वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की होड़ इंडिया गठबंधन के घटक दलों में मची। तमाम तो चले गए उसमें, ओबीसी गठबंधन में नहीं है, लेकिन वो भी गए, उनकी पार्टी भी गई। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके भी सुप्रीम कोर्ट चली गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी अपने को सुप्रीम कोर्ट जाने की रेस से अलग रखा है। क्यों? जबकि एक सामान्य राजनीतिक समझ ये कहती है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जो राजनीतिक समीकरण है, और सपा का जो एक बेस वोट रहा है मुसलमान, उसके नाते और उनके पास सबसे ज़्यादा मुस्लिम सांसद हैं, अखिलेश यादव के पास मुस्लिम विधायक हैं, तो लग रहा था कि वो सबसे पहले समाजवादी पार्टी जाएगी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो नहीं गई। क्यों? एक बड़ा प्रश्न है। मेहमान साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रशांत पटेल जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अशोक जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। त्रिपाठी जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद सिंह जी, क्या पार्लियामेंट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने की होड़ शुरू हो गई है? थोड़ी थोड़ी देर पे किसी न किसी दल का नाम आ रहा है कि उसने भी फाइल कर दी पिटीशन, उसने भी फाइल कर दी पिटीशन। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी सब पिटीशन फाइल कर चुके। समाजवादी पार्टी इस रास्ते पर क्यों नहीं चली? क्या लगता है? जी, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, जब से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है, विपक्ष लगातार शोर मचा रहा है, आसमान को सर पे उठा रहा है, हाय तौबा मचा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये जो लड़ाई है इनकी बीजेपी से नहीं है। बीजेपी से दूर दूर तक विपक्ष की लड़ाई नहीं है। विपक्ष की लड़ाई फिर किससे है? तो विपक्ष की लड़ाई आपसी है। और किस चीज के लिए है? तो मुसलमानों के लिए नहीं, इस चीज की लड़ाई है कि मुस्लिम वोट बैंक पर सबसे ज्यादा कब्जा कौन जमाए और सबसे ज्यादा रहनुमा कौन दिखे, बस इसकी लड़ाई है। और कांग्रेस को लग रहा है कि लंबे समय से हम दूर हैं। एक समय मुस्लिम पूरा वोट बैंक उनको मिलता था, तो उनको लगता है कि अच्छा मौका है मुस्लिम वोट बैंक साधने का। अखिलेश जी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में हमारा जो दबदबा है उसमें एक प्रमुख आधार मुस्लिम वोट बैंक का है,
तो ये हाथ से निकलने ना पाए। ओवैसी साहब को लगता है कि मुसलमानों के नाम पर मेरी पूरे देश में नेतागिरी चमकती है, तो ये बरकरार रखना चाहिए। तो अमिताभ जी, ये जो लड़ाई है ये मुसलमानों से कोई लेन देन नहीं है, इसका लेन देन केवल और केवल अपने वोट बैंक का। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सब तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जा रही है? तो समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं जा रही है कि एक पेज फंसा हुआ है, वो पेज है पीडीए का। और आप इतने विद्वान पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, आपको पता है वक्फ बोर्ड ने जो अवैध कब्जा किया है उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित कोई समुदाय रहा है तो अति पिछड़ा और अति दलित रहे। तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं आगे कुआं और पीछे खाई दिख रही है, क्योंकि उनको पक्ष तो लेना पड़ेगा कि किधर जाए। ये उहापोह में इस कारण से है, और कोई कारण मेरे समझ में नहीं आता है। जी, कांग्रेस को ये बेनिफिट मिलता है। देखिए, कई बार बुराई में भी भलाई होती है, कुछ थोड़ी बहुत। कांग्रेस को ये बेनिफिट मिलता है कि वो लंबे समय से चूंकि सत्ता में नहीं है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में तो लॉन्ग एगो वाला मामला है, तो उस पर कोई आक्षेप नहीं लगता। जो लोग सत्ता में हाल फिलहाल रहे होते वो भी कटघरे में खड़े होते। त्रिपाठी जी, कांग्रेस सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गई। ऐसा लग रहा था कि इधर राज्यसभा में या लोकसभा में बिल पर चर्चा हो रही थी, उधर पिटीशन भी टाइप कराना शुरू कर दिया होगा कांग्रेस ने, क्योंकि उनको पता ही था कि पारित हो ही जाएगा। उन्होंने राष्ट्रपति की मोहर की भी प्रतीक्षा नहीं की। सामान्य समझ ये कहती है कि जब कानून लागू हो जाए तो उसके खिलाफ जाओ। वो लोकसभा राज्यसभा के बाद ही चलेगी कांग्रेस। लेकिन एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है, वक्फ पर इतना बड़ा संशोधन संसद में आया, गांधी परिवार के तीनों सदस्य संसद के सदस्य हैं। राहुल जी, प्रियंका जी लोकसभा में हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा में हैं, लेकिन कोई बोला नहीं। कोर्ट सबसे पहले गई कांग्रेस, लेकिन सदन में नहीं बोले राहुल गांधी, प्रियंका जी और सोनिया जी। त्रिपाठी जी, ये कुछ उलटवासी सी है, इसको थोड़ा समझाओ आप। जी अमिताभ जी, आपके प्रश्न में कई प्रश्न उलझे हुए हैं और सामान्यतः जिस तरह से विद्वता का परिचय होता है कि प्रश्नों को फंसाया जाए, वही समय दीजिएगा, एक एक स्पष्ट करता हूँ। संसद में जो गणितीय आंकड़ा था वो स्पष्ट था और दिखाई दे रहा था। अब आगे परिणाम क्या होगा, कौन बलि के बकरा बना है और उनका आगे भविष्य क्या होगा, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी ने डंडे के जोर पर बिठा के रखा था लोगों को, तो उसमें तय था कि ये पास होने की स्थिति में है। हमारे माननीय सांसद सदस्यों ने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी और जो उस विषय के जानकार थे, जिनकी विशेषज्ञता थी, उन्होंने उस बात को रखा। चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी जी हों, चाहे इमरान मसूद साहब हों और अन्य सीनियर सांसद थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। कांग्रेस का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट रूप से सदन में सुनाई दिया। अब जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी पार्टी में इतने जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहां राहुल जी को ही बोलना हो, इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं दिखाई देती है और न पार्टी को दिखाई दी। निश्चित तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी का अगर जो भाषण आपने सुना हो, क्या मार्मिक भाषण था, क्या सच्चाई उजागर की, क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 आज खत्म हो चुका है? अगर भी यह संवैधानिक हो रहा है और चूंकि संख्या बल के आधार पर आप बिल को पास करा रहे हैं, साधारण बहुमत से बिल पास होना है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास विकल्प यही बचता है कि हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। और हमने न्यायालय का दरवाजा खटकाया, इसमें कुछ भी गैर संसदीय और गैर संवैधानिक काम नहीं किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने पूरी लड़ाई संसद में लड़ी और उसके बाद अब हम न्यायालय के दरवाजे पर गए हैं, गुहार कर रहे हैं न्यायालय से। क्या इसी तरह से इस देश में मनमानी और तानाशाही होती रहेगी? अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जमीनें जो कब्जाई गई हैं, किसकी कब्जाई गई, कोई भी आंकड़ा नहीं। पार्लियामेंट में लगातार झूठ बोला जा रहा है कि 2013 से 24 तक इतनी जमीनें कब्जा हो गई, इतना बढ़ गया। सरकार मोदी जी की थी, डबल इंजन की सरकार थी, अवैध कब्जे होते रहे और वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कानून नहीं था। क्या 14 से लेके 19 तक कानून बनाने को उन्हें समय नहीं मिला था? दरअसल जब राजनीति हाथ से फिसल रही हो, कोई मुद्दा न हो, आज बाजार की स्थिति आपको पता है। इस चुनाव में क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह? ठीक है त्रिपाठी जी, बाजार पर आज नहीं आएंगे। त्रिपाठी जी, सेंसेक्स पर नहीं जाएंगे आज और ट्रंप तक नहीं जाएंगे, आज इधर ही रहेंगे।
भारत में रहेंगे, अमेरिका नहीं जाएंगे। आज नहीं, आज रहने दो, मानो आज रहने दो, आज अमेरिका नहीं जाएंगे, कल में चलेंगे। आज रुक जाओ, आज यहीं रुक जाओ, कहीं स्वदेशी भावना में रहो महाराज, कल अमेरिका चलेंगे, आज रुक जाओ। त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कि जो विद्वान थे वो बोले, जो संसदीय मामलों के जानकार थे वो बोले, जो मुस्लिम मामलों को जानते थे वो बोले। राहुल जी कुछ इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते थे। कहा इतने वक्ता हैं तो राहुल जी कहाँ बोले? अरे भैया 3 में कोई तो बोल देता, ये छोटा विषय है, ये छोटा विषय है। ये किसी स्कूल में हैंडपंप लगे कि नहीं लगे इसकी जी रहती नहीं ना। जिस बात को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और नीचे मोहल्ले तक का कार्यकर्ता कह रहा है, संविधान को जमींदोज कर दिया, लोकतंत्र बर्बाद हो गया, मुसलमानों पर अत्याचार हो गया, जिसको आप इतना गंभीर मान रहे हैं, उस विषय में नहीं बोलेंगे तो किस में बोलेंगे? फिर किस में बोलेंगे? कुत्तों को टीका, कुत्ते काटे का जो टीका लगता है अस्पतालों में, वो टीका रहे, इस विषय पर चर्चा आएगी तब बोलेंगे सब लोग। महाराज ठीक ही बात है। और एक बात आए, त्रिपाठी जी ने कही, विद्वान व्यक्ति हैं, आईएएस की कोचिंग करने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि सरकार, एक त्रिपाठी जी ने कांग्रेस की ओर से बात कही कि भाई इतने साल क्या सो रहे थे? वो जब भी वक्फ कानून का संशोधन का बिल लाते आपको तो तकलीफ होनी थी त्रिपाठी जी? नहीं, वो 14 में लाते, 19 में लाते, चाहे 25 में लाए, आपको तो वही रुक ला। ऐसा तो है नहीं कि वो 19 में ले आते तो आप इसके समर्थन में खड़े हो जाते, नहीं ना। तो ये विषय आप पर लागू ही नहीं होता। हर सरकार का एक अपना एजेंडा है। कोई अब श्रीमती सिंधिया जी से पूछता कि भाई आपने प्रीवी पर सभी क्यों समाप्त किया, 5 साल बाद क्यों नहीं किया? ये कोई तर्क है? बोले बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपने इस तारीख को क्यों किया, 16 तारीख को क्यों नहीं किया? इस बात का कोई अर्थ है? नहीं ना। बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत फला समय पर क्यों हुई? सेनाध्यक्ष तो कह आए थे इंदिरा गांधी से कि बरसात निकल जाने दो, क्यों हुई? इस बात का अर्थ नहीं ना। सिर्फ सरकार में फिर वो क्या करेगा? अगर सभी एजेंडा दूसरे तय कर देंगे तो सरकार वाला के भजन करेगा कि हवन करेगा? इतनी छूट तो उसको रहनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से चीजें तय करें। अशोक जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम देश भर में हल्ला बोलेंगे, राज्यों की राजधानियों में गिरफ्तारी देंगे, जिलों में प्रदर्शन करेंगे और देश के 7-8 स्थानों, बड़े स्थानों पर बड़े विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे, जिसमें एक दिल्ली और लखनऊ भी है। उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरने का। इंडिया गठबंधन की करीब आधा दर्जन पार्टियां चली गई सुप्रीम कोर्ट। ऐलान आपकी पार्टी ने भी किया था जब बिल नहीं आया था हाउस में, उससे पहले जंतर मंतर पर, कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, इसको लागू नहीं, पास नहीं होने देंगे, और अगर पास भी हो गया तो खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में आ गया, अरशद मदनी की जमात मैदान में आ गई और 6 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट चले गए कुंडी खटखटा के। समाजवादी पार्टी अभी तक, जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, तब तक इस प्रक्रिया से अलग रखे हुए अपने को। क्यों? देखिए अमिताभ जी, एक बड़ा पुराना नारा हम लोग दीवारों पे लिखा हुआ देखते थे बचपन में कि झांसे में ना आएंगे और फलाने को हराएंगे। तो समाजवादी पार्टी कोई विश्वास करती है झांसे में नहीं आएंगे, योगी को हराएंगे। ये हमारा मूल मंत्र है, किसी के झांसे में हमें नहीं आना है। हमारा मूल मंत्र है जो बुराई का प्रतीक रावण रूपी भाजपा को हराने के लिए, उसके नाभि, जैसे उसके नाभि में अमृत था रावण के, उसी तरह भाजपा का आज के डेट में
नाभि कहाँ है? उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी सरकार में उसको नाभि है, उसकी अमृत वहीं से पा रही हो। और हमारा निशाना भगवान राम की तरह वहीं तीर मारने का है, रावण के नाभि में। जब वो नाभि का अमृत सूखेगा तो जितनी समस्याएं हैं देश की, अच्छा, इसीलिए आप वक्फ के मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं तो वहीं से गए है। अशोक भाई, इसीलिए आप वक्फ के मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? वहां जाने के बाद तीर मारने में कुछ दिक्कत आती? अमिताभ जी, मैंने एक नारा लगाया था कि झांसी में नहीं आएंगे, योगी को ठीक हराएंगे। है, मैं आपकी नारा आपका सिर आंखों पर भैया, नारा सिर आंखों पर। मैंने निवेदन ये किया कि क्या आपको ये डर है कि इधर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने हमारी पिटीशन फाइल की और उधर नाभि गायब हो जाएगी या तीर गायब हो जाएगा? ऐसा लग रहा है कुछ? नहीं, देखिए, पार्टी उस पे रणनीति बना रही है, कैसे हमको मामले को देखना है। इसके साथ साथ हमें रावण की नाभि का अमृत भी सुखाना है। देखना भी है कि नहीं देखना, ये नाभि में घूम रहे हो महाराज। हाँ, हम अमिताभ जी देखिए, एक बैंक बहुत बड़ा बैंक है भारत का, उसका भी स्लोगन है अच्छे लोग अच्छा बैंक, गुड पीपल टू बैंक विथ। वही नारा भाजपा के साथ है, बुरे लोग बुरा दल, बैड पीपल टू बीजेपी विथ। तो एक बुराइयों का समूह है भाजपा। मेरा सवाल का उत्तर नहीं आया। छोटी बुराई से लड़ने जाएंगे, आपने अपनी सारी बातें अच्छी कही, आपको बुराइयों लेकिन का जो केंद्र है उस पे अटैक करना है। एक मैं वही समझना चाह रहा हूं, फिर सीधे सीधे ये बात स्वीकार कर लो भाई, आ रहा हूं प्रशांत भाई, कि अगर हम उस लफड़े में अब नहीं फंसना चाहते, हम उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह अब चलना चाहते हैं, जैसे शिवसेना ने कहा भाई राज्यसभा लोकसभा में हम बोल दिए कि बिल कानून नहीं बनना चाहिए, अब बन गया तो भी हमारे लिए किताब बंद, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, इतना आगे नहीं खेलेंगे। क्या समाजवादी पार्टी उसमें जा रही, क्योंकि उसको ये भी डर, क्या ये डर लग रहा है कि नहीं उत्तर प्रदेश में इतनी खुली राजनीति अगर करेंगे तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी? अशोक जी, ये सवाल तो खड़ा होगा, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी ने तो राष्ट्रपति के दस्तखत की भी चिंता नहीं की, इधर राज्यसभा में बहस शुरू हुई, उधर उन्होंने टाइपिंग शुरू कर दी, खट 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 ठेल दिया जाके अगले दिन। तो कंपटीशन तो आपको इन्हीं सबसे लड़ना करना है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने अमिताभ जी यही कहा जी कि आज प्रतियोगिता किस बात की है। हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं और हम लोग समाजवादी लोग, सबका निशाना एक ही है कि भाजपा को हराओ, भाजपा को हटाओ। अगर ये भाजपा नहीं हटेगी तो देश में इस तरह सांप्रदायिक तनाव, हाँ, अगर भाजपा नहीं हटेगी तो ये भी डर होगा कि सारे दल वो हो जाएंगे, धीरे 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 कमजोर होते जाएंगे, बुरी स्थिति में आ जाएंगे। एक ये भी खतरा है। नहीं, देखिए, खतरा, समाजवादी लोग खतरे से नहीं डरते हैं। हमारी रणनीति, अमिताभ जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। हमारी रणनीति यही है कि हम लोग, हमारा पूरा एनर्जी हमने फोकस कर दिया है, पूरी एनर्जी फोकस कर दिया है और तीर लगाया निशाने पे, रावण की नाभि, और उसको जिस दिन अमृत सुखा देंगे सारी समस्याओं में आऊंगा। थोड़ा आपको अनुरोध करूंगा और खुलिए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अरशद मदनी और महमूद मदनी को ये सुन लेना चाहिए समाजवादी पार्टी का वक्तव्य कि आप अपनी ये समेटो बवाल, अपने करो भैया, हैं? हम इस वक्त दूसरी स्ट्रेटजी में चल रहे हैं, जो मैं समझ पाया अशोक जी की बात से। ठीक, आपको मुकदमा लड़ना, सड़क पर धरना देना है, प्रदर्शन करना है, वो खून दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, उस वक्त बोल दिया था, अब नहीं। अब खून कुर्बानी कुछ नहीं, अब पहले हम इधर देखेंगे 27 में लगे हम, और हम भटकाओ ना, झांसे में ना लाओ। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैसेज है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हम आपके झांसे में नहीं आएंगे, हमारे निगाह में केवल नाभि है। प्रशांत पटेल जी, बात नाभि तक आ गई है, अमृत तक आ गई है। अब वो कह रहे कि हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ भी छोड़ दिया, छोड़ो, बक पक सब छोड़ दिया। ये अलग बात है, गुड्डन चचा ढूंढ रहे अशोक जी को कि ऐसा क्यों बोल दिए, आपने तो कहा था हम आपके लिए जान दे देंगे। लेकिन क्यों लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी इस मामले में उसने अपनी रणनीति बदल दी, यूटर्न ले लिया? जंतर मंतर पर जो बोला और आज जो अशोक जी बोल रहे, उसमें तो 360 डिग्री का घुमाव है।
जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। देखिए अखिलेश यादव जी की तो यही तो खूबी है कि वो किस तरीके से लगातार यू टर्न लेते रहते हैं समय समय पर। जब वक्फ बिल पर पार्लियामेंट बोलने की बात थी तो अखिलेश जी ने वक्फ बिल पर कुछ नहीं बोला, लगभग 20 मिनट वो बोले। कुंभ पर बोलते रहे, योगी जी पर बोलते रहे, अन्य सारे विषयों पर बोले, लेकिन जहां पर महत्वपूर्ण विषय जिस विषय पर चर्चा थी वहां पर नहीं बोले। उसके बाद आज ये बयान आ गया, और जब वक्फ बिल पास हुआ पार्लियामेंट से तो कई सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी बयान आया कि विपक्षी पार्टियों को जो स्टैंड लेना था वो स्टैंड इन लोगों ने नहीं लिया। ये आपकी चर्चा में भी आया था पिछले सप्ताह। और आज जो इस तरह के बयान आ भी गए हैं कि भाई हम नाभी और ये सब घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड ही यही रहा कि किस तरीके से मुसलमानों को यूज किया जाए, उनको थ्रो किया जाए। संभल हिंसा मामले में सारी चीजें सामने आ रही, जो अभी जो गवाह हैं, जो मस्जिद के मौलवी थे, जो एक आरोपी है, उन्होंने बताया किस तरीके से उनके सांसद ने भीड़ इकट्ठा किया, उनको उकसाया, और आज वो सारे जो है लोग वहाँ के जो मुस्लिम हैं, इनके वोटर हैं, कैडर हैं, वो आज मुकदमा झेल रहे हैं। सुमन वाले मामले पे भी अखिलेश जी ने बोला कि ईद हो जाने दीजिए, ईद के बाद हम बिल्कुल चक्का जाम कर देंगे। अब हालांकि एक सप्ताह ईद हो गई, अभी तो कुछ ऐसा समर्थन कुछ आई नहीं बात प्रोटेस्ट करने वाली। तो ईद हो जाने दी, इसका मतलब ये था कि भाई इनके पास कोई हिंदू कैडर और कोई जाति का व्यक्ति तो आएगा नहीं इसके प्रोटेस्ट में। ईद हो जाने दीजिए, उसके बाद करेंगे। इसका मतलब कि मुस्लिम कैडर के भरोसे ही करने वाले हैं, या करेंगे या नहीं करेंगे। इनको विश्वास है कि हमारे लिए अगर कोई जमीन पर अगर जिंदाबाद जवानी कुर्बान करेगा तो मुसलमान कैडर करेगा, उसका तो मुकदमा झेलेगा, और उसी में तो इनकी राजनीति चलेगी। फिर वही मुस्लिम कि भाई मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके घर की कुर्की हो रही है, जेल भेजा जा रहा है, ये लगाया जा रहा है, उसके नाम पे राजनीति चलेगी। अब इसी तरह वक्फ वाले मामले पे आ गया कि जब इनको लड़ाई लड़नी थी, पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़े नहीं, कोर्ट के अंदर अगर भी संवैधानिक आपका अधिकार है जाना चाहिए, वहां भी लड़ाई लड़ नहीं रहे, खाली घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। क्योंकि अब इनको लग रहा है कि अब अगर भाजपा और सपा की लड़ाई होगी तो मुस्लिम वोट खाली समाजवादी पार्टी को देगा मजबूरी में। और एक कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने भी यही गोल मोल खेल खेला है। प्रियंका वाड्रा जी जो नंबर 3 की नेता है कांग्रेस पार्टी में, वायनाड से सांसद हैं, वो पूरे दोनों दिन डिबेट सदन से बाहर रही, लोकसभा से दोनों दिन नई चर्चा उन्होंने की। राहुल गांधी तो कम से कम वहां पे थे, लेकिन चर्चा में उन्होंने भाग नहीं लिया। वहां भी एक खेल है कि फंसे हुए हैं कि भाई ईसाई वोट लें, मुसलमान वोट लें। प्रियंका वाड्रा जी की कंस्टिट्यूएंसी में 20% ईसाई वोट है, तो उन्होंने बिल्कुल बाइकआउट ही कर दिया इस डिबेट का, क्योंकि वहां भी ईसाई संगठनों ने वक्फ बिल जो अमेंडमेंट था उसको सपोर्ट कर दिया था। तो ये लोग जो है खाली माइनॉरिटीज को एक खाली भरवाने का काम करते हैं, उनको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, उनसे हिंसा करवाते हैं, फिर उनके ऊपर मुकदमे लगते हैं तो उनको इस तरह विक्टिम कार्ड कहते हैं। इसी का परिणाम है कि देश का मुसलमान समझ गया कि बिल से हमारा कोई अहित होने वाला नहीं, कहीं कोई इस तरह हिंसा नहीं हुई, जुम्मे की नमाज पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से देश में हो गई, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतंत्र का सबका राइट करने का, और ये इनकी रणनीति जो है धीरे धीरे फेल होने वाली है। अरविंद सिंह जी, श्रीमती गांधी, प्रियंका जी और राहुल जी तीनों ने वक्फ बिल की डिबेट से अपने को सप्रयास दूर रखा। सप्रयास, ऐसा नहीं कि कोई गफलत में, सप्रयास। भाई वो कह देते हम बोलेंगे तो फिर कोई उसके ये कहता नहीं बोलने देंगे, बोलते बोलते। वैसे ही अखिलेश जी की पार्टी ने अब, पहले नहीं, पहले तो जंतर मंतर पर कहा था खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे। अब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने वक्फ को लेकर कोई बड़ा आंदोलन, कोई प्रदेश में चक्का जाम, कोई जेल भरो, कोई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तक का लोड नहीं लिया पार्टी ने, जो सबने ले लिया। डीएमके वाले भी आज दाखिल कर गए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, बोले हम ना छूट जाएं, हैं बोले भाई दाखिल तो कर ही दो, होगा देखा जाएगा। ऐसा ना हो कि सारा क्रेडिट कांग्रेस ले जाए। आपको क्या लगता है दोनों चीजों में, गांधी परिवार और समाजवादी पार्टी, इनकी रणनीति में जो शिफ्टिंग है? देखिए, मैं अभी डॉक्टर केवी त्रिपाठी जी को ध्यान से सुना और अशोक जी को भी बहुत ध्यान से सुना। केवी त्रिपाठी साहब का ये तर्क था कि जो भी योग्य व्यक्तित्व थे और जो जिनकी रणनीति थी, वो उन लोगों को इन्होंने आगे किया और उन लोगों ने बोला। केवी त्रिपाठी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नेता प्रतिपक्ष योग्य व्यक्ति नहीं होता है? नेता प्रतिपक्ष को तो सामान्य से सामान्य विषयों पर भी संसद में बोलना होता है, अपना पक्ष रखना होता है। और वक्फ बोर्ड के माध्यम से कांग्रेस का स्टैंड ये था कि भारतीय जनता पार्टी वक्त संशोधन बिल लाके संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है, और ये कांग्रेस के लिए टॉप प्रायोरिटी का विषय था कि किसी भी कीमत पर वक्त संशोधन बिल पास न हो।
तो इतना महत्वपूर्ण विषय होने के बावजूद भी और आपके हिसाब से संविधान खतरे में आ रहा था उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष ने ये नहीं समझा कि खड़ा होकर बोले। आपने कहा योग्य व्यक्तियों को आगे लाया गया। ये बात देखिए, दो ही बात हो सकती है, या तो राहुल गांधी के अंदर आप मानते हैं कि क्षमता नहीं इस विषय पे बोल सके, या इस विषय को वो कमतर समझते हैं, उनके बोलने लायक नहीं है। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। मुझे लगता है राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनको बोलना चाहिए। दूसरा, अशोक जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की भूमिका राम की है और कुंभकर्ण के नाभि में जो अमृत है उसको ये सुखाना चाहते हैं। अशोक भाई, आपकी इमेज क्या है और आपकी छवि क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। रामलला के अस्तित्व का विरोध करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, रामलला के भक्तों पर गोली चलाने वाले निहत्थे कारसेवकों पर समाजवादी पार्टी के लोग, और अदालत में जाके रामलला के अस्तित्व को नकारने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, और रामायण को जलाए जाने पर अपने नेता के साथ खड़े रहने वाले समाजवादी पार्टी के लोग। अशोक जी, आगे नहीं कहूंगा, आप मेरे मित्र हैं, खुद तय कीजिए कि भारतीय राजनीति में रावण और कुंभकर्ण की छवि किसकी बनती है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बनती है जनमानस में, या समाजवादी पार्टी की बनती है? आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तीसरा जो प्रश्न अमिताभ जी आपने पूछा, मैंने पहले भी कहा और मैं उत्तर चाहता था अशोक भाई से। समाजवादी पार्टी ऊहापोह की स्थिति में है, चाहे वो आजम खान जी के वो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला हो, या अतीक अहमद के प्रयागराज के जमीन कब्जाए जाने का मामला हो, या मुख्तार अंसारी ने जो जमीनें कब्जाई हैं, ये सब अति पिछड़े और दलितों पे कब्जाया गया है। और वक्फ बोर्ड के नाम पे भी जो जमीनें कब्जाई गई हैं, उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित कोई है तो अति दलित और अति पिछड़ा है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ठीक है अरविंद जी, आगे इसको खाई दिख रही है और पीछे कुआं दिख रहा है। जो बात अरविंद सिंह कह रहे हैं उसमें एक व्यवहारिक उदाहरण मुझे याद आता है। उनकी बात तो थोड़ा थ्योरेटिकल है, विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे एक प्रैक्टिकल बात समझ दिखाई देता है। उदाहरण सबको याद होगा, गाजियाबाद में एक जनसभा थी अशोक जी, उसमें आपके अध्यक्ष जी भी थे और आजम खान साहब बोल रहे थे क्या, और बोलते बोलते मालूम क्या बोल गए कि जहां भी अंबेडकर की ऐसी उंगली वाली मूर्ति मिले समझ लेना ये बता रहा है अंबेडकर कि ये खाली प्लाट हमारा है। क्या बोले? वो भूमाफिया थे। लो कर लो बात। क्या भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के बारे में ऐसा प्रपंच, ऐसी बात हुई थी। और जो वहां बस्ती खाली कराई थी जमीन के लिए, जिसमें रात में बुलडोजर चला था, वो भी दलितों की बस्ती थी रामपुर में। खैर वो विषय आज नहीं। त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी ने एक बड़ा काम किया है, बहुत अरसे बाद किया कि जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाएं। अच्छा काम है, ये करते रहना चाहिए। यूपी की जब बैठक हुई तो उसमें खड़गे जी थे, राहुल जी थे और वेणुगोपाल थे, यही तीन लोग कांग्रेस हैं फिलहाल। तो वहां स्वर ये बना, खड़गे जी ने ये आह्वान किया कि भैया कुछ कमर कसो हैं, थोड़ी जान पैदा करो, तो गठबंधन का ये उतार फेंके। क्या कांग्रेस इस स्थिति में खुद को पा रही है कि उत्तर प्रदेश में उसको अब 2027 में अकेले चलने लायक शक्ति और सामर्थ्य आ गई है? जी अमिताभ जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले अभी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जी बोल रहे थे। पढ़े लिखे आदमी है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बोलते तो अच्छा लगता, भाजपा के एजेंट के तौर पे न बोलते तो बेहतर होता। हमने ये कहा था कि अमिताभ जी कहिए, शब्दों का चुनाव जरा सही करें। मैंने जो तर्क दिया है उसका खंडन करिए ना। आप शब्दों का क्या प्रयोग करते हैं? पर बोलो, एजेंट आप तर्क पे बोलिए ना। आप गाली गलौज की भाषा में उतर आते हैं। मैंने कोई गलत कहा हो तो काट दीजिए। मैंने क्या गलत बोला? मैं हमेशा देखता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो, बिना अपशब्द के अपनी इनकी बात पूरी नहीं होती। ये आपने डॉक्टरेट की है, आप पीएचडी हैं, क्या ये अपनी बात रखने का ये तरीका होता है? मैं कह रहा हूँ आदरणीय केवी त्रिपाठी जी, और आप सामने वाले को दलाल कर रहे हैं, ये तरीका होता है क्या? ठीक है अरविंद जी, मैंने कह दिया कि भाई व्यक्तिगत आक्षेप मत करिए, तर्क पर बात करिए। ठीक है त्रिपाठी जी। जी, कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे हम नाप दें। हमने ये कहा था जो विषय के जानकार हैं
जिनको विषय पे पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और पार्टी में निर्णय लिया जाता है कि इस विषय पे कौन बात रखेगा। मैंने कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने जो बात रखी आप सुन के देखिए, आपको समझ में आएगा क्या संवेदना है उसके पीछे, दर्द। कम से कम आज गर्व से ये कह सकती है कांग्रेस पार्टी कि उसके पास संख्या में मुस्लिम सांसद हैं जो वक्त पे बात रख सकते हैं। इसलिए मैंने ये कहा, आपके इस तरह उंगली उठाने से और बीच में बोलने से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, राहुल जी योग्य हैं तभी नेता प्रतिपक्ष हैं और हर विषय की जानकारी रखते हैं, तभी उन्होंने कहा कि किस पे किसे बोलना है, ये भी राहुल जी ही तय करेंगे। दूसरा, अभी अमिताभ जी ने कहा कि यही 3 लोग कांग्रेस हैं, तो अमिताभ जी बड़ी विनम्रता से कहूंगा, इतने हल्के में कांग्रेस को मत नापिए कि खड़गे साहब और राहुल जी और केसी वेणुगोपाल तक ही कांग्रेस है। कांग्रेस इस देश के हर हिस्से में और हर कार्यकर्ता में। ठीक है त्रिपाठी भाई, ठीक है केबी भाई, ठीक है, रुकना होगा। मैं एक ठीक त्रिपाठी जी को मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरी बात को गलत दिशा में घुमा के दूसरी गली में न ले जाओ। मैं बहुत सोच समझ बोलता हूं और गली तय कर देता हूं। एक बार आप आ गई बात, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, जब मैं कहता हूं कि ये 3 लोग कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इन्हीं से डिफाइन हो रही है। बाकी तो कांग्रेस अर्जुनपुर में भी है, नेकपुर कला में भी है, उसमें कौन मना कर रहा है। अब मैं 1 लाख लोगों के नाम तो नहीं ले सकता मित्र टीवी पर, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। आप कहेंगे कि बकेवर के तो मोहल्ला वाले का आपने नाम ही नहीं लिया, तो मैं क्या 20-50 लाख नाम तो नहीं ले सकता। हाथी पाऊं सबका पाऊं। अब तो सोनिया जी सक्रिय नहीं, वरना मैं तो यही शो में बोलता था कि सोनिया जी की कांग्रेस है, इसमें क्या आपत्ति थी क्या। उनके बनाए प्रधानमंत्री बनता था, वो कांग्रेस नहीं थी तो कौन था, गुलाम नबी आजाद थी क्या कांग्रेस। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं भैया, मैं कागज फागज में ज्यादा लफड़ा नहीं पड़ता किसके पास कौन सा आई कार्ड है। मैं जानता हूं, अपने 35-36 साल के पत्रकारी जीवन के आधार पर कह रहा हूं। मैंने राजीव जी का समय भी देखा, सोनिया जी का भी देखा, और उनसे 2-3 बार मिलने का अवसर भी मिला। मैंने 10 जनपथ भी देखा, बाहर कैसे लोग बैठे रहते थे किस अवस्था में। तो उनको कांग्रेस क्यों नहीं कहेंगे। मैं बताना नहीं चाहता कि क्या दृश्य देखे हमने, इसलिए वही कांग्रेस है, इसमें आपत्ति मत क्या करिए। मैं तो कब कहता हूं कि मैं सैद्धांतिक बात बोल रहा हूं, मैं थ्योरी में यकीन ही नहीं रखता। के भी भाई आप तो मैं पुराने समझ जान रहे हो, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं, किताब नहीं पढ़ता इतनी ज्यादा। अब आप कहीं मेरे सिर पर संविधान लाके रख दोगे तो मैं तो गरीब मारा जाऊंगा कि नहीं, संविधान में हर प्राथमिक सदस्य बराबर है। ठीक है मेरे भाई, गलती हो गई, वापस ले रहे हैं। राहुल गांधी और प्राथमिक सदस्य बराबर है, चलो जान छोड़ो, ठीक। लेकिन ये बात राहुल जी को बुरी लग जाएगी। हर आदमी, अशोक जी की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं और सारे लोग हैं, जैसे आपके यहां वैसे इनके यहां भी बहुत सारे लोग हैं नेता, क्या। लेकिन कोई नेता, अगर मैं ये कह दूंगा अखिलेश जी सपा का चेहरा है, तो इसमें बुराई इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये भी हमको बताने लगे अशोक जी कि नहीं देखिए सर हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, दिस है दैट है, एग्जीक्यूटिव है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, सब है मेरे भाई। लेकिन चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसला लेने सुनाने का माइक पर हक तो सब किसी के पास नहीं। वन एंड ओनली अखिलेश जी बोले फलां का बहिष्कार कर दो, डन। फलां क्या कोई नहीं जाएगा, डन, ओके। ऐसा कोई दूसरा कर सकता है नहीं ना, इसलिए वो सपा का चेहरा है। इस सत्य को स्वीकारना चाहिए, इसमें क्या समस्या है। वही चेहरा है, जिसके बनाए अध्यक्ष बनते हो, जिसके बना हटाए अध्यक्ष हटते हो। अशोक जी मैं उसी को चेहरा मानता हूं, वो किसी पद पर रहे या ना रहे। गलत बात तो नहीं बोली भैया अशोक जी। जिसके टेलीफोन से अध्यक्ष बन जाए और जिसके टेलीफोन से अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़े, वही चेहरा होता है पार्टी का। गलत तो नहीं कहा। अशोक जी जी हाँ अमिताभ जी, देखिए थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जो बातें आपकी सुन पाया उसको मैं यही बता पा रहा हूँ कि देखिए अभी आपने जो सवाल किया उसी को लेकर के प्रशांत जी और अरविंद सिंह जी दोनों लोग इस बात को ज्यादा प्रेशर दे रहे थे कि हमें हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए वक्फ बोर्ड को लेकर के। हमें नहीं चिंता है
हमारी चिंता इनको ज्यादा है कि हमको क्या करना आपसे चाहिए, प्यार है। कैसे प्रोटेस्ट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इनको हमारी चिंता है। इससे आप समझिए कि झांसे में नहीं आएंगे और योगी सरकार को हराएंगे। बाद में मैंने पहले ही बोल दिया था आपसे आप प्रैक्टिकल आदमी हैं, तो देखिए हम इनका जो एजेंडा है यहाँ से तो है नहीं जी। अमिताभ जी, इनका एजेंडा, और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, हिंदू महासभा, जनसंघ, आरएसएस, भाजपा, ये 4 जनरेशन का इनका एजेंडा वही है, कोई नया थोड़ी है। 80-20 हिंदू मुसलमान, तो हम इनके एजेंडे को हम क्यों आगे बढ़ाएं? हम अपना एजेंडा लेके आ रहे हैं ना। अच्छा अशोक जी एक बात बताओ, इनने एक मिनट अशोक यादव एक मिनट रुकिए, इन्होंने जब 80-20 कहा तो आपने आसमान सर पे उठा लिया, अब आप भी आप 90-10 ले आए। 80-20 पे बवाल, 90-10 में जलेबी बटेगी, है तो एक ही बात। वो 80-20 कहें तो बोले ऐसा कैसे कह रहे हो, बांटने की राजनीति करते, और हम 90-10 कहें बोले हम, ये अच्छी बात है, ये जोड़ने की बात हुई क्या? ऐसे तो हजम नहीं होगा ना मामला। 10% वाला जो मामला था अमिताभ जी, वो 10% जो डिविजिव एजेंडा वाले हैं, जो विभाजनकारी एजेंडा वाले हैं, जो अंग्रेजी हुकूमत के एजेंडा वाले हैं, जो देश में विभाजनकारी नीतियां चलाते हैं, नफरत का एजेंडा चलाते हैं, भाईचारे में खलल डालते हैं, उनको 10% वालों को हम लोग अलग कर दिए कि वो 10% अलग हैं। बाकी हमारा पीडीए और जो भाईचारे की बात करते हैं वो लोग 90% है। इसमें कहाँ बंटवारा हुआ? देखिए, कोई भी शरीर का अंग अगर गड़बड़ हो जाता है तो सर्जन भी उसको काट के निकाल देता है, नहीं तो पूरे शरीर को छोड़ा देगा वो। जी अशोक जी, ये जब भाजपा ने 80-20 का, ठीक अशोक भाई, ठीक अभी अरविंद भाई ने, भाजपा, ठीक है अशोक भाई, जब भाजपा ने 80-20 का नारा दिया था तो इस पे बहुत बवाल हुआ था। तो भाजपा ने इसको यूं स्पष्ट किया था, जैसे अशोक जी ने स्पष्ट किया 90 कौन है और 10 कौन है। तो भाजपा ने कहा था जो भारत में रहते हैं लेकिन बाबर को, तैमूर को, चंगेज को, औरंगजेब को, सालार गाजी को अपना पूर्वज मानते हैं, अपना नायक मानते हैं, वो 20% लोग अलग हैं। बाकी जो भारत को माता मानते हैं वो 80% एक तरफ है। इनने ये कहा था, ये डिवीजन की बात थी क्या? नहीं ना। आज जैसे आपकी बात डिवीजन की नहीं है, वैसे इनकी बात भी डिवीजन की नहीं थी। भारत में रहेंगे और सालार गाजी की आरती करेंगे। कल सरसंघ चालक से मोहन राव भागवत से परसों पूछा गया बनारस में, शाखा के कार्यक्रम में वो गए थे सुबह, तो वहां एक युवा ने पूछा संघ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानता वो हर व्यक्ति का स्वागत है, वो किसी धर्म, मत, मजहब, पंथ का हो संघ में। ये तो 80-20 है अशोक जी। मेरे ख्याल से अब आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो औरंगजेब के नाम का ताबीज नहीं बांध रहा वो भी 80 है, और जो ताबीज औरंगजेब के नाम का बांध रहा है वो 20 है। तो 80-20 तो हो गया नहीं। देखिए अमिताभ जी, मोहन भागवत जी के बयान पे मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जो 80-20 की बात कर रहे थे वो हाथी का दांत है, और जो उनका अंदर वाला दांत है वो 85-15 की बात है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 85-15 की राजनीति करती है, 80-20 की बात करती है। ये सर्वविदित है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में, आप कहेंगे यार फिर वहां चले गए, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप देखिए योगी सरकार का जो नीतियां हैं उसमें किस तरह से 85% जो पीडीए के लोग हैं, जो दबे कुचले हिंदू समाज के लोग हैं, पिछड़े दलित आदिवासी हैं, उनके साथ कैसे उत्पीड़न हो रहा है, कैसे भेदभाव हो रहा है। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि जो सलार गाजी को नहीं मानता वो जो 20 मतलब अलग है, बाकी सब एक साथ है। तो वो हाथी का दांत है मोहन भागवत की बात। वो 80-20 मुंह से बोलते हैं और अंदर रखते हैं 85-15। 15% को उठाओ, 85% को ठीक है, ठीक है, दबा दो जी। प्रशांत पटेल जी, 80-20, 90-10 इसके बीच में तो बहस घूमी रही है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि मैं आज एक पोस्ट देख रहा था, मेरे ख्याल से ब्रजभूषण के शरण के लड़के की पोस्ट है जो सांसद हो गए, है ना। ब्रजभूषण के उसमें मत जाइएगा, नहीं तो हमारे ऊपर सब लोग चढ़ाई कर दो भैया। पोस्ट देखी इसलिए मैंने बता रहा हूँ, मुझे बात अच्छी लगी उस पर। उसने कहा कि गोंडा का उदाहरण दिया है, उसने संपत्तियां बताई, अशोक जी आप भी सुन लीजिए। क्या
कि ये सरकारी संपत्तियां थी, ग्राम पंचायत की जमीनें थी, स्कूल के लिए थी, शौचालय के लिए थी, पार्क के लिए थी, अस्पताल के लिए थी सरकारी, ये वक्फ ने अपने झोला रख रख के अपने अंदर कर ली। बोले इनकी मुक्ति का अभियान ना हिंदू डोमिनेंस का मामला है और ना मुस्लिम विरोध का मामला है। प्रशांत पटेल, मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर बात है नहीं, क्योंकि अगर अस्पताल बनेगा जमीन पर तो वो हिंदू के भी काम आएगा, मुसलमान के भी काम आएगा। जो वक्फ में जमीन आ गई वो तो किसी मुसलमान के काम आने नहीं। आज तक वक्फ कोई ऐसा व्हाइट पेपर जारी नहीं कर पाया कि हमने उत्तर प्रदेश में या हमने हिंदुस्तान में इतने लाख, इतने करोड़ मुसलमानों का जीवन बदल दिया। प्रशांत जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। और ये पार्लियामेंट में डिबेट के दौरान भी ये बात आई कि वक्फ बोर्ड बताए कि उसने कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल, कितने यतीम खाने या कोई अनाथालय या कोई इस तरह का धर्मशाला वगैरह बनाई, कोई डेटा अभी तक वक्फ बोर्ड नहीं बना पाया, बस खाली फालतू की बातें कर रहा है। और जो भी इसमें डेटा ये भी आया है कि जो 40,000 मुकदमे पेंडिंग है वक्फ बोर्ड के मामले में, उसमें अधिकांश जो मुसलमानों ने ही कर रखे हैं। सबसे अधिक तो वक्फ बोर्ड से प्रताड़ित गरीब मुसलमान है, जिनकी जमीनों पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। बाकी अन्य धर्मों के लोग तो है ही हैं। इसीलिए तो बाकी जो ये लोग विपक्ष जो चाह रहा था कि लोगों को भड़काया जाए, उनको सड़क पर लाया जाए, हिंसा क्या कराया जाए, वो नहीं हो पा रहे, क्योंकि लोग तो बहुत पसंद है। लोग समझ रहे हैं जो बड़ी संख्या में मुसलमान जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट में सड़कों पर आए, अलग अलग तरीके से उन्होंने समर्थन दिया, वो उसी का परिणाम है। और अब मुस्लिम महिलाओं को इक्वल राइट नहीं होता था, उस पर भी उनके लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए या बेवाओं के लिए जो प्रोविजन किए गए हैं, उनको जो दबा के रखा गया, तो ये सब चीजें अब ठीक होंगी। तो जो वहां पर भी मुस्लिम समाज जो था, जिनको इन्होंने लगातार भड़काया, उनको गरीब बना करके रखा, उनको चाहा कि खाली वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाए, वो चीजें अब बिल के माध्यम से ठीक की गई हैं। लोग ये समझ रहे हैं। अब ये बार बार काट की हांडी नहीं चलेगी कि उनको आप भड़का करके सड़क पे ले आए, कभी सीए के नाम पे ले आइए, कभी संभल के मस्जिद के नाम पर आप उनको भड़का दिए, सड़क पे ले आइए, उनके मुकदमे करवा दीजिए, उनसे हिंसा करवा दीजिए और आप अपने राजनीतिक रोटी सेकते रहिए। भाई समाजवादी पार्टी क्यों अपने कैडर को, नॉन मुस्लिम को क्यों नहीं प्रोटेस्ट करवाती है? क्यों सुमन के मामले में भाई जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, वो क्यों उनका जो सजाती है वो क्यों नहीं सड़क पे आता? मुसलमानों से क्यों उम्मीद करता है कि ईद के बाद आकर के सड़क पर हिंसा करे, वो मुकदमे क्यों झेले? समाजवादी पार्टी का जो सजाती कैडर वो क्यों मुकदमा वो क्यों नहीं झेलता है? तो ये चीजें मुसलमान भी समझ रहा है। और जो मोदी जी ने 10 साल तक काम किया, लोगों उनके बिना किसी भेदभाव के उनके लिए काम किया, मुस्लिम वोटर भी समझ रहा है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है उससे सबका हित है, उससे कहीं का नहीं किसी की कोई जमीन जा रही है। इसी तरह सीए के समय में लोगों ने झूठ फैलाया कि उनकी नागरिकता चली जाएगी, लोग समझ गए। आज कई सारे जो लड़के उसमें मारे गए, जेलों में उनकी माएँ, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था कि भाई हम 5 साल हो गए, मेरी कोई नागरिकता नहीं की। इस तरह इसमें भी प्रोपेगेंडा फैलाया गया, लेकिन अब प्रोपेगेंडा में कहीं कोई आने वाला नहीं है और सब चीजें जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं और ये सारा जो है राजनीतिक एजेंडा जो है इनका ध्वस्त होने वाला है। संभल की बात आई, प्रशांत जी ने भी कहा, संभल में तो जो खुलासे हो रहे हैं वो सच में स्तब्ध कर रहे हैं। अशोक भाई, मस्जिद कमेटी का जो इंतजामिया कमेटी के सदर जफर वकील साहब जो गिरफ्तार हुए, उनने क्या क्या बयान दिए राम भजो। वो कह रहे जियाउर रहमान बर्क ने तो फोन पर कहा था कि सदर साहब सर्वे नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी भीड़ इकट्ठी करनी पड़े। और बाद में उन्होंने टेलीफोन करके कहा आपके सांसद ने कि ये बोलो कि पुलिस ने मारा लोगों को, पुलिस की गोली से मरे, ये सब लोग बोलो। संभल से तो जैसे जैसे पर्दा हट रहा है। अब ये ना कह देना कि जफर भी हमारे नहीं है। जफर ने तो आपके लिए इतने कष्ट झेल लिए, जेल चले गए, और क्या करें, कुर्बानी दे दें। एक विषय। दूसरा विषय, जो उम्मीद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमाते उलेमाए हिंद को रही होगी कि विपक्षी दल कोहराम मचा देंगे, हाहाकार मचा देंगे देश में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लाखों लोगों को सड़क पर उतार देगी, वैसी कुछ नहीं हुआ। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल अपना कार्यक्रम जारी कर दिया कि भाई मेरे बस में जो होगा उतना हम कर लेंगे। वैसा हाहाकार नहीं मचा जिसकी अपेक्षा थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को।
क्या कहा गया था? पूरा देश शाहीन बाग बन जाएगा अगर बिल पास हो गया। बिल पास भी हो गया, कानून भी बन गया। और ये शाहीन बाग में मुसलमानों ने, कल मैं देख रहा था दृश्य, इस बिल के पास होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और मिठाई बांटी उसी शाहीन बाग में। समाजवादी पार्टी ने क्यों अचानक से अपने रुख को ठंडा सा कर लिया, उसका खुलासा अशोक जी ने उस पर रोशनी डाली है। सब समाजवादी पार्टी, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो अशोक जी ने जो हमसे छुपा लिया हिस्सा पार्टी के नेता होने के नाते, वो ये समझ पा रहा हूं कि शायद समाजवादी पार्टी को लग रहा हो कि काउंटर पोलराइजेशन नुकसान दे जाएगा। अगर हमने ज्यादा क्रांति कर दी सड़क पर तो जो काउंटर पोलराइजेशन होगा वो नुकसान दे जाएगा। मेरी बात से अंदर से अशोक भाई सहमत होंगे। टीवी पर बोलना ठीक नहीं उनके लिए, बट सहमत होंगे, हाँ मामला यही है। क्योंकि अन्यथा जंतर मंतर पर तो समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा आक्रामक थी। उसने कहा था खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे। अब ऐसा कुछ नहीं। एक तीसरी बात कांग्रेस की, गांधी परिवार की एक बड़ी हैसियत है। अब अरशद मदनी के पास अगर जाएं त्रिपाठी जी, तो बुजुर्ग नेता अरशद मदनी मालूम क्या पूछेंगे आपसे? उनके हर फंक्शन में सोनिया जी जाती थी। जब ये दोनों छोटे थे, राहुल जी प्रियंका, तो इनको भी ले जाती थी साथ। क्या? हर फंक्शन में जाती। जमायत का इसकी रैली होती थी, दिल्ली में अधिवेशन होता था, तो उस पर कांग्रेस की लगभग पूरी सीडब्ल्यूसी होती थी। त्रिपाठी जी क्या? अब वो हैरान है कि भाई ये लोग बोले क्यों नहीं? कुछ तो बोलना चाहिए था। सोनिया जी ने चिट्ठी में एक बयान जारी किया कि संविधान पर हमला, लेकिन यही बात राज्यसभा में नहीं बोली। क्यों? क्या गांधी परिवार को भी वही खतरा लगा जो समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद को लगा दो, हैं? या गोगोई को लगा दो, असम का मामला है, इधर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें चक्कर ना पड़ो। क्या ऐसा कुछ भय है? इसीलिए शायद पूरे शिद्दत से आप ना इधर खड़े हो पा रहे हैं ना इधर खड़े हो पा रहे हैं। मेरी समझ कहती है ये काउंटर पॉलिटिकल पोलराइजेशन का भय है, जिसने कांग्रेस के प्रथम परिवार को और समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को थोड़ा ठहर कर चलने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। धन्यवाद। उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। पाक तुम अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला, तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला।